गुड मॉर्निंग सभी को। कश्यप वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के प्रकाश चैप्टर की दूसरी वीडियो को आज पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने प्रतिबिंब तक समझा दिया था कि दर्पण चूँकि पूर्ण परावर्तन करता है तो यह प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है। तो अब ध्यान से समझेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी दर्पण में, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, किसी दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चली आ रही समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दोनों चीज़ें होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक रूप से या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस तरह किरणों के कटान के फलस्वरूप बनी नए वस्तु के चित्र को या बिंब को प्रतिबिंब कहते हैं। आइए आपको समझ में आ गया होगा कि किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चली आ रही प्रकाश की किरणें, ये देखिए, ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर फोकस पे मिल रहा है तो फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, अगर ये वक्रता केंद्र पे जाके मिलती तो वक्रता केंद्र पे बनता। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो होता है या तो वो वास्तविक कटान के फलस्वरूप, किरणों के वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनता है, या आभासी यानी कि अभिसारी के फलस्वरूप वास्तविक रूप से कटे तो अभिसारी और कटता हुआ प्रतीत हो तो अपसारी। ध्यान से देखेंगे, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अंतर हम लोग देख लेंगे। वास्तविक क्या होता है, तो हमने भी बताया कि ये किरणों के वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनते हैं। दूसरा, ये हम सदैव उल्टा होता है, इसकी प्रकृति उल्टी होती है। ठीक है, और यह केवल अवतल दर्पण बनाता है। दो चीज़ें हो गई। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अब काल्पनिक की बात करें तो इसे यह किरणों के आभासी कटान यानी कि प्रतीत होता है ना, पीछे बढ़ाने पे बनता है। दूसरा, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, यह उत्तल और अवतल दोनों में बनते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आई होप आप ये चारों अंतर को लिख लेंगे, दोनों में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं वास्तविक और काल्पनिक की बात करते हैं। तभी हमने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दोनों बनाता है। तो चलिए अवतल के बारे में देखेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल में। तो देखिए, ये दर्पण है। ठीक है, आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ये दर्पण है और एम और एन जो है दर्पण की लंबाई है। ठीक है, और पी दर्पण का मुख्य ये दर्पण का मध्य बिंदु पी है। ठीक है, और डी दर्पण की चौड़ाई मानी गई है। डी जो है दर्पण की चौड़ाई, जिसको द्वारक कहते हैं। अब देखिए, ये वस्तु ध्यान से देखिए, इस वस्तु को देखिए, ये वस्तु अनंत में है। मान लिया कि ये कहाँ है, अनंत में है। तो अनंत से इस पे ऊपर की ओर से किरणें आएंगी और नीचे की ओर से किरणें आएंगी, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए यह मुख्य फोकस पे आके कट रहा है, एकदम बिंदु, एक ही बिंदु पे मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो कोई वस्तु अनंत में रखी हो और अवतल दर्पण में यदि उसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा। एक तो यह वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु मात्र का बनेगा। देखिए, क्योंकि दोनों ही जो रेखाएं हैं, किरणें, वो एक ही बिंदु पे कट रही है, तो बिंदु मात्र का बनेगा। पहला कंडीशन आपने समझ लिया। इसी का दूसरा कंडीशन समझिए, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी अगर आपने अनंत पे वस्तु रखा तो फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनता है, और आपने अगर फोकस पे वस्तु रखा यहाँ पर तो इसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। इस चीज़ का प्रमाण आप नीचे चलिए, दिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखिए। ये वस्तु यहाँ पे देखिए, ये दूसरी कंडीशन हम इसको लेंगे। वस्तु को देखिए, हमने फोकस पे रखा है और ये समांतर किरण पुंज प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये कहीं नहीं मिलेगी, यानी अनंत में मिलेगी मान लिया जाता है, तो अनंत में बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर इन्फिनिटी पे बने, यानी अनंत पे अगर कोई वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और फोकस पे कोई वस्तु रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। आप ये दो चीज़ों को अच्छे से क्लियर होकर समझ लें। ठीक है,
अब देखिए तीसरी बारी आती है, अनंत में तो रख दिया, तो देखिए इधर अनंत, यहाँ वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ वक्रता केंद्र और यहाँ पर मुख्य फोकस, ये तीन चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अनंत पे तो हमने रख दिया। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की बारी आती है। देखिए यहाँ अनंत है, इधर वक्रता केंद्र, इसके बीच में हमने ये प्रतिबिंब रखा है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इनको। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यदि आप अनंत पे है वस्तु, तो फोकस पे बन रहा था, अब वस्तु दूरी को घटाएंगे तो प्रतिबिंब जो है खिसकता चला जाएगा। जैसे अनंत में वस्तु रेखित फोकस पे आया, अब जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वस्तु का प्रतिबिंब इस ओर बढ़ेगा। देखिए हमने इन्फिनिटी और सी यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये वस्तु रखा, तो देखिए मुख्य फोकस से और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु बन गई। ये प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनी, यानी कि प्रतिबिंब इधर वस्तु इधर खिसका तो प्रतिबिंब इस ओर खिसक गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपने ये देखा कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जो प्रतिबिंब वस्तु रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब एक कंडीशन आएगा, यहीं पे ध्यान रखिए। अब इसका उल्टा करिए, अगर यहाँ पर हम वस्तु रखते तो इस स्थान पर यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनता। ये भी कंडीशन है, आप इस कंडीशन को यहाँ समझ लें। देखिए यहाँ हमने वस्तु को रखा है, ये C है वक्रता केंद्र और ये F है मुख्य फोकस, इसके बीच हमने वस्तु को रखा है। और देखिए ध्यान से, ये वक्रता केंद्र और ये इन्फिनिटी, इसके बीच में ये वस्तु की प्रतिबिंब बन गई है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन लेते हैं वक्रता केंद्र पे, सॉरी पांचवी कंडीशन वक्रता केंद्र पे। तो वक्रता केंद्र पे जब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो देखिए अनंत में था तो फोकस पे, फिर बीच में आया, अब यहाँ पे आ गया, यानी वक्रता केंद्र इधर वस्तु बढ़ाए, वक्रता केंद्र पे लाए तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया? वक्रता केंद्र पे ही बना। और मजे की बात यह है कि यह बराबर ऊंचाई का बनता है, जितना बड़ा प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा वस्तु, यानी वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब छठा और अंतिम, अब तक पांच जो आपने पढ़ा, ये पांचों के पांचों वास्तविक थे क्योंकि उल्टा बन रहा था ना, और इन्हें पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता था। ये पांचों के पांचों वास्तविक प्रतिबिंब थे। अब हम लोग लास्ट प्रतिबिंब देखेंगे जो कि काल्पनिक बनाता है, ठीक है। एकमात्र ऐसा कंडीशन जो काल्पनिक बनाता है। देखिए वस्तु को हमने कहाँ रखा? ये दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु P और ये ध्रुव जिसको बोलते हैं, और ये F मुख्य फोकस। जब हम वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, आप याद रखिएगा इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा और पीछे बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान से देखिए, ये किरण पुंज जो है इस डायरेक्शन में आई और वापस इसी में लौट गई, और दूसरा किरण पुंज जो हमने वस्तु से लिया वो ध्रुव से आया और सीधा निकलता चला गया। अब देखिए इधर तो ये कहीं नहीं मिलना है क्योंकि इसके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इसी को जब हम पीछे की ओर बढ़ाए तो ध्यान से देखिए, पीछे की ओर बढ़ाने पर आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि ये देखिए ये किरण पुंज पीछे बढ़ा और ध्रुव वाला भी किरण पुंज पीछे बढ़ाए, तो ध्यान से देखिए पीछे वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये क्या है? ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। और अवतल दर्पण एक ही कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जब वह ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रख दे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे कि आखिर उत्तल दर्पण के यूज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ लेके चलेंगे। तो उत्तल दर्पण के यूज़ की बात करें तो देखिए उत्तल दर्पण के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, आप इस चीज़ को समझें। सबसे पहला तो उत्तल दर्पण का उपयोग, सॉरी अवतल का उपयोग हजामती दर्पण में, जहाँ शेविंग वगैरह करवाने जाते हैं तो वहाँ पर जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सक डेंटिस्ट जो यूज़ करता है छोटा सा, वो अवतल दर्पण होता है। नाक कान और इत्यादि गला आदि की चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का यूज़ होता है। इसके अलावा सोलर कुकर की बात करें जिससे खाना भी बनाया जाता है, सोलर कुकर, उसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। कोई भी सर्च लाइट हो, ढूंढने वाली जो लाइट होती है जिसके फोकस बहुत ज़्यादा समांतर जाता है, तो सर्च लाइट में भी, हेड लाइट में भी, किसी भी गाड़ी की हेड लाइट में अवतल दर्पण, क्योंकि देखिएगा इस तरह के हेड लाइट होते हैं, यहाँ पर बल्ब होता है और हेडलाइट इस तरह के होते हैं, तो इसको आप अवतल कहिए, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद टॉर्च में, फिर टेबल लैंप में,
है ना, इसमें इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ कहाँ इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सिर्फ दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एक अनंत पे रखने पर और एक अनंत और ध्रुव के बीच में। क्योंकि देखिए इधर अनंत है और इस ओर देखिए, सबसे पहले परावर्तक सतह की बात करें, यहाँ देखिए तो यहाँ दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव ही आ जाता है क्योंकि इसकी फोकस दूरी तो पीछे की ओर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें क्या है कि आपको ये चीज़ें समझनी है कि जब हम अनंत पे रख रहे हैं वस्तु, तो वस्तु कहाँ बनेगा। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि ये मुख्य फोकस पे बनेगा। तो मुख्य फोकस पे क्या ये वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनेगा? नहीं, ये वास्तविक कटान नहीं है। देखिए वस्तु अनंत पे है और यहाँ से किरण पुंज चला और ये दर्पण से प्रारंभ होता है दूसरे साइड में, और फिर पुनः ये दूसरा किरणें आया समांतर, प्रधान मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आया और इधर निकल गया। इन्हीं दोनों किरणों को जब हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो ये कहाँ मिलता हुआ प्रतीत हुआ? मुख्य फोकस पे। तो इस तरह हम जानते हैं कि अनंत में बनी रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पे बनता है। तो यह भी बिंदु मात्र का बनता है, लेकिन यह कैसा होगा? यह सीधा होगा। अवतल में कैसा था? उल्टा प्रतिबिंब था, यानी वास्तविक था, और ये सीधा यानी कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, चलिए, और बहुत छोटा बिंदु मात्र का। अब अनंत के बाद अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रख दीजिए। देखिए यहाँ पे बीच में रखा है, अनंत और ध्रुव के बीच में। इसका प्रतिबिंब देखिए फोकस और दर्पण के बीच बनता है और एकदम छोटा बनता है, सीधा बनता है। देखिए इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं कि ये जो वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से एक वस्तु का प्रतिबिंब सीधा लिया और इधर निकल गया। दूसरा वस्तु के वक्रता केंद्र से ली गई जो रेखा है किरणपुंज, वो पुनः इसी दिशा में वापस हो जाती है। तो इन्हीं दोनों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, ध्यान से देखिए, पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में एक छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है जो कि सीधा होता है। तो एक प्रकार से काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो अवतल दर्पण में जो पीछे बना था वो वस्तु से बड़ा था और सीधा था, वो भी काल्पनिक ही था लेकिन सीधा था, बड़ा था। लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण में जो बनेगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, दोनों के दोनों आभासी ही हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे कि उत्तल दर्पण के क्या इस्तेमाल है। अब इनके उपयोग देखेंगे। इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, स्ट्रीट लाइट में, गली मोहल्ले में जो स्ट्रीट होती है उस लाइटों में होता है। दूसरा, गाड़ी के साइड मिरर में आप देखते हैं कि कोई वैन है और यहाँ पर इस तरह का एक साइड मिरर लगा रहता है। ठीक है, इस गाड़ी में इस तरह का साइड मिरर लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी जो वस्तुएं आपको दर्पण में दिख रही है वो आपसे सटी हुई है। ठीक है, और सटती है तभी आपको वो दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। तो सवाल भी आते हैं कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए, इस तरह से हमने प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम लोग आते हैं कि एक आध सूत्र आ जाते हैं कि आप जैसे किसी दर्पण में दर्पण सूत्र। ठीक है, अब हम लोग आएंगे किस पे? दर्पण सूत्र पे। ध्यान से देखेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें आपको साबित करना होता है कि F यानी कि मुख्य फोकस का जो दूरी है, मतलब दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी, फोकस दूरी F, ये F बराबर R/2 होता है। अब R क्या होता है? तो वक्रता केंद्र C यानी कि P से लेके C के बीच की दूरी। इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, पहले इस चीज़ को आप समझ लें। ठीक है, आइए सबसे पहली बात करते हैं कि अभी हमने आपको, इससे पहले आपको हम चिन्ह परिपाटी समझा देते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। आप चिन्ह परिपाटी समझ जाएंगे तो बाकी अन्य चीज़ों को भी समझ जाएंगे। देखिए चिन्ह परिपाटी की बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए चिन्ह परिपाटी में आप पहले इसको समझ लें कि दर्पण ध्यान में रखिएगा। चिन्ह परिपाटी में ये दर्पण है, ये इसका P है। ठीक है, ध्रुव जिसको बोलते हैं। चलिए, कहता है कि कोई भी दूरी हो, दर्पण के इस ओर लेना हो या इस ओर, कोई भी दूरी लेना हो, यह ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, तो ध्रुव से जब मापेगा तो ध्यान से सुनिएगा कि ये देखिए, ये डायरेक्शन आपको पता है, कभी हमने जो चित्र बनाया था इसमें ये डायरेक्शन सूर्य के किरण की दिशा थी। तो सूर्य के किरण की दिशा में मापी गई दूरी, यानी कि इस ओर मापी गई दूरी। ठीक है, किरण की दिशा में, किरण की दिशा किधर है? इस ओर है।
तो सूर्य की किरण की दिशा में इस ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव और विपरीत दिशा में मापी गई सूर्य की किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। कहने का मतलब है अगर अवतल की बात करें तो अवतल में अगर आप इस ओर दूरी मापते हैं, दर्पण के सामने मापते हैं, तो ये ऋणात्मक होगी। ठीक है। अगर आप इस ओर मापते हैं तो धनात्मक होगी। अवतल में देखिए, अवतल में अगर आप दर्पण का परावर्तक सतह के इधर जाइएगा तो ऋणात्मक और इधर जाइएगा धनात्मक। ठीक है। तो यही चीज़ हमने समझाया कि सूर्य के किरणों की दिशा में जब कोई दूरी मापेंगे तो धनात्मक, और सूर्य के किरणों की विपरीत दिशा में अगर कोई दूरी चलते हैं तो उसे ऋणात्मक माना जाता है। अब आगे मुख्य अक्ष समझिए। हमने आपको बताया था कि ये वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष कहलाती है या मुख्य अक्ष। इसके ऊपर की ओर मापी गई लंबवत दूरी यानी लंबाई, ये पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। यानी वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव और प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव होती है। आप यही चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये आपके 5 चीज़ हैं, आप इनको लिख लें अच्छे से समझ कर कि कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सूर्य के किरणों की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट, सूर्य के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। चौथा पॉइंट कि प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई लंबवत दूरी धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई लंबवत दूरी ऋणात्मक होती है। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में क्या है कि आपको इस तरह का जो अवतल दर्पण है इसमें दिया जाता है कि आप साबित करिए ये जो F है ना, ये C है। अब देखिए F और C की बात आई, आप इस चीज़ को समझिए। ये F यानी मुख्य फोकस और ये C वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, ठीक है। अब देखिए ये ध्रुव है, तो कहता है कि ध्रुव और वक्रता मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है और इसे F से डिनोट करते हैं। तो आप लोग फोकस दूरी की परिभाषा लिख लेंगे कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेंगे। दूसरा अब आता है R यानी वक्रता त्रिज्या। तो ध्यान से देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, इस दूरी को देखिए क्या कहेंगे, तो R कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये इतना समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग साबित करना है इसमें कि देखिए कि F बराबर दर्पण में R/2, यानी कि किसी भी दर्पण, कोई भी दर्पण ले लीजिए, उसमें आपका जो F यानी ये छोटी f लेंगे, स्मॉल f, फोकस दूरी जो होता है ये R/2 के बराबर होता है, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी को हम प्रूव करेंगे पहले अवतल में फिर उत्तल में। चलिए देखिए मैंने ये पहले से सेटअप किया हुआ है, मैंने खुद से बनाया है, आप इस चीज़ को देखिए। आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि Mn एक दर्पण लिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, Mn एक दर्पण लिया है। ठीक है, इस दर्पण में हमने किरणों को लिया है, एक ही किरण काफ़ी था। ठीक है, हमने किरणों को लिया है ताकि इसको प्रूव्ड हम कर सकें। ठीक है, चलिए अब जो है हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे इन दोनों में संबंध स्थापित हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी ये जो दर्पण है कि माना कि Mn, ये देखिए माना कि M और N, इसको थोड़ा नीचे, माना कि M और N एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ठीक है, फोकस F है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इस तरह से AB एक किरण लिया जो कि मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, अब देखिए AB एक आपतित किरण है जो कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समांतर के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वक्रता केंद्र को B से मिलाया। अब वक्रता केंद्र को किससे मिलाया, B से, तो यह एक प्रकार से अभिलंब का काम करेगा। अब समझिए इस तरह की दूरी बन गई। अब देखिए आपको पता है कि दर्पण से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी ये F है और यहाँ से यहाँ R है, आपको ये पता है, मैंने बताया अभी जस्ट। चलिए अब मैंने इतने सारे काम किए, अब चित्र में देखेंगे कि चित्र से आप समझिए कि कौन ABC, ध्यान से देखिए AB और C, ये वाला कौन, ये I हो जाएगा, यानी आपतित कौन, आपतन कौन जिसको कहते हैं, आपतित किरण की और आपतन अभिलंब के बीच का कौन, आपतन कौन होता है। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कौन को क्या कहते हैं, परावर्तित कौन कहते हैं। चलिए तो ये कौन R हो जाएगा, कौन CBF। ठीक है, ये F यहाँ से गुजर रहा है। अब देखिए कहते हैं माना कि फोकस दूरी F
और वक्रता त्रिज्या r है, हमने मान लिया। तो अब साबित क्या करना है कि f बराबर r/2 साबित करना है। चलिए देखेंगे। कहते हैं परावर्तन के नियम से कोण ABC यानी कि I इंसिडेंस आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर हो जाएगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि मैंने आपको बताया था परावर्तन कोण का नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए तो यहाँ पे I बराबर R हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि AB जो है, AB क्या है? एक आपतित किरण है। AB समांतर है CP के। CP क्या है? प्रधान अक्ष है, इसके समांतर है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये जो AB है ये CP के समांतर है, इसके समांतर है ना। तो जब ये समांतर हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, जो C है ये C एक प्रकार से तिर्यक रेखा का काम करेगी ना। और आपको पता है समांतर रेखा में, तिर्यक रेखा में ये कोण जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी ABC बराबर BCP होगा ना, ये कोण बराबर होगा ना। यानी कौन सी? तो कोण B बराबर कौन सी? ये देखिए, इस तरह से हमने कहा, इस तरह से आप देखें तो CB तिर्यक रेखा है और कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF के। ध्यान से देखिए, ये BCF, ये F इस यहाँ देखिए इस तरह से, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो कोण है ABC, ये जो ABC है ये BCF के बराबर, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण से देखिए हमने लिखा भी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब दो कोण बराबर हो गए तो इनके सम्मुख भुजाएं, सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। यानी कि आप इस चीज़ को समझिए, जब ये कोण बराबर है तो ये भुजा है ना, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि R भी तो इसी के बराबर है। यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो R था, देखिए ये कोण तो इसके बराबर था ही, अब ये कोण बराबर हो गया इसके। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, तो इसके सामने की भुजा CF और इसके सामने की भुजा BF, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्योंकि समद्विबाहु कोण, दो कोण है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये, ठीक है। चलिए तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, इसलिए BF बराबर CF। देखिए अभी हमने जस्ट यही समझाया आपको कि ये जो BF है किसके बराबर हो गया? इस CF के बराबर हो गया। ये BF इस CF के बराबर हो गया। अब इसको धीरे धीरे, चूँकि दूरी बहुत कम है तो B धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा? देखिए, कहता है दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए B P के करीब पहुंच जाता है, ठीक है। अगर B दर्पण का ध्रुव द्वारक जो है छोटा होता है, यानी चौड़ाई उसकी छोटी होती है, तो ये आसानी से B जो है P के बिंदु के पास पहुंच जाता है, ठीक है। जब B P के पास पहुंच गया तो BF बराबर PF, यानी जो BF था अभी वो, देखिए B यहाँ था, है ना। ये देखिए, ये जो BF है, अब ये BF इसके बराबर हो जाएगा, यानी जितना ये उतना ये, क्योंकि ये B कोलाइज कर गया कहाँ पे? P पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से BF बराबर PF होगा और अतः F जो है PC का मध्य बिंदु कहलाएगा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया ना कि जब ये दोनों, आप इस चीज़ को देखिए, अभी हमने कहा कि जब ये और ये बराबर था, ठीक है, तो ये जब यहीं चला आया तो ये यहाँ से यहाँ बराबर, यहाँ से यहाँ बराबर, यानी यहाँ से यहाँ जो है वो इसका दुगुना हो जाएगा, है कि नहीं। CP जो है, ये जो CP है ये PF का, इसका देखिए ये PF का इसका दुगुना हो जाएगा ना। यानी F बराबर क्या आ जाएगा? CP/2। यही तो नीचे लिखा हुआ है कि F बराबर CP/2, यानी मध्य बिंदु। तो PF बराबर क्या आ जाएगा? PC/2। और इस तरह F बराबर R/2, क्योंकि PF क्या है? ध्यान से देखिए, ये PF किसको माने हैं? P और F यहाँ से यहाँ फोकस दूरी माने थे, और P और C इसके R माने थे, तो R बराबर 2 हो जाएगा। ये साबित हो गया। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे सीधा कर दिए देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके समझ लेंगे अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में भी साबित करने के लिए आप इस चीज़ को देखें। देखिए सेम चीज़ें करना है, जो चित्र है आप उसको बना लेना है आपको, और फिर इसमें क्या लिखना है कि जो जो हमने ये किया है इसमें वही काम करना है, और इसको बताना है शब्दों में कि मान लिया कि MN
एक अवतल दर्पण है, इसको मैंने रज्जित नहीं किया, इसको आप रज्जित कर लें इस तरह से, ठीक है। चलिए, मान लिया Mn एक उत्तल दर्पण है जिसमें AB एक समांतर किरण पुंज है, ठीक है। वो ये P दर्पण का ध्रुव है ना। O दर्पण का P दर्पण का ध्रुव, F मुख्य फोकस और C वक्रता केंद्र, ठीक है। अब माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है, सॉरी मैं गड़बड़ हो जाता हूँ। माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस F है। AB एक आपतत किरण लिया जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये प्रतीत हो रही है, ठीक है। ये वास्तविकता में लौट गई इधर की ओर, ये किरणें आई और इधर निकल गई, ठीक है। ये किरणें आई और इधर निकल गई, लेकिन इन्हीं को जब हम पीछे बढ़ाए, ठीक है, तो ये मुख्य फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत हुआ। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। फिर हमने एक सी से लिया रेखा, ठीक है, और ये ऐसा प्रतीत हुआ कि ये इसी बिंदु पर कोलाइज कर रहा है। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ, ये देखिए यहाँ से ये n हो गया, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से आया था, तो n। अब देखिए I और R, ये कौन हो गया I, है ना। इस एंगल को देखिए, अब समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए आपको I कौन दिख रहा है, ये, और R कौन दिख रहा है, ये। अब इधर आते हैं, देखिए ये जो R कौन है ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, देखिए कौन ABN, अब समझिए हम, कौन ABN बराबर DBN, ABN बराबर DBN। कैसे, तो यहाँ से देखिए ये जो एंगल है ये DBN के बराबर हो जाएगा, यानी कि DBN के, ये किससे, परावर्तन के नियम से। आपतित कोण किरण और परावर्तित किरण आपस में क्या होते हैं, आपतित कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा DBN जो है, ये DBN, इस चीज़ को समझिए, ये लाइन, ये कोण, ठीक है, ये कोण जो है, ये वाली कोण, ये बराबर हो जाएगा इस कोण के, क्योंकि आपस में ये सम्मुख कोण है। देखिए सम्मुख कोण कैसे बनता है, आप इस चीज़ को समझिए। इस तरह कोई रेखा आपस में काटी तो ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण होते हैं। उसी तरह ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है, और इसको किसने काटा, इसने काटा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे ना, यही तो हमने कहा। चलिए, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि कौन जो है आपस में बराबर हो गए। कौन कौन से, कौन DBN बराबर FBC, सम्मुख कौन से। पुनः AB जो है PC के समांतर है, तो CBN एक तिर्यक रेखा दिखेगी। AB तो है ही ना इसके समांतर। इसमें क्या है कि CBN ये एक तिर्यक रेखा मालूम होगी। फिर वही चीज़ें हो जाएंगी कि कौन, तब ABN और FCB कौन, देखिए ABN ये बराबर हो जाएगा FCB के, इस कौन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किससे, ये कैसे हुआ, तो ये हुआ संगत कौन से, है ना। अब चलिए आगे, इस प्रकार BF FC के बराबर हो जाएगा, और बिंदु B जो है P के निकट होने पर, बिंदु जब ये B है P के निकट आ जाएगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए FC बराबर CF हो जाएगा, है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरह यह F जो है इस PC का हाफ हो जाएगा, और इस तरह से मौन रखेंगे तो F बराबर R/2 साबित हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और एक बार अच्छे से इसको देख लें और समझ लें, ठीक है। और इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें और अच्छे से उतार कर घर में इसे आप अच्छे से समझ लें। इसे आप एक प्रकार का होमवर्क समझ लें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं दर्पण सूत्र में। आई होप ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अब हम
तीसरे सीरीज में इसको समझेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।